गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस क्लास में हम एमएससी थर्ड सेम के प्लांट पैथोलॉजी में यूनिट थर्ड में जो फंगल डिजीज होती है उन फंगल डिजीजेस में से एक डिजीज है रस्ट डिजीज ऑफ वीट का हम अध्ययन करेंगे। पहले देखते हैं कि जो रस्ट डिजीज एक्चुअली क्या है। जो जितने भी जो वीट कल्टीवेटेड एरिया है भारत के और साथ साथ विश्व के, वहां पर ये एक कॉमन डिजीज के रूप में यह रोग वीट क्रॉप्स में पाया जाता है। ये जो डिजीज है रस्ट डिजीज, इसके तीन फॉर्म है, मतलब तीन प्रकार हैं। पहला है ब्लैक रस्ट, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट। दूसरा है ब्राउन रस्ट ऑफ वीट और तीसरा है येलो रस्ट ऑफ वीट। ये जो तीन प्रकार हैं, तीनों के जो पैथोजेंस हैं, तीनों के पैथोजेंस क्या है, थोड़ा अलग अलग। इनकी जो जिनस तो एक ही है लेकिन जो इनकी स्पीसीज है वो अलग अलग है। पहले हम इनके तीनों जो डिजीज है इनके कॉमन एक इंट्रोडक्शन के रूप में हम जानकारी लेते हैं कि पहला आता है ब्लैक और स्टेम रस्ट ऑफ वीट। जो गेहूं का जो काला कीट रोग होता है, यह काला कीट रोग जिस पैथोजन के द्वारा होता है उसका नाम होता है पक्सिनिया ग्रैमिनीज वेराइटी ट्रिटिसाई। तो इस पैथोजन, ये जो पैथोजन होता है, ये पैथोजन सामान्यतः जो गेहूं की जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स के स्टेम पार्ट होते हैं, स्टेम पार्ट है, लीफ सीथ है, वहां पर ये डिजीज, ये पैथोजेंस क्या करता है, अटैक करता है। और अटैक करते हुए स्टेम की जो टिश्यूज होते हैं उन स्टेम के टिश्यूज में इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन होने के बाद में इनके एपिडर्मिस रिएक्शन हो जाती है और वहां पर टेरिटोरियल स्पोर्स का निर्माण होता है और वो जो इन्फेक्टेड पार्ट होता है वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, काले रंग के धब्बों के रूप में या स्ट्रिप्स के रूप में वहां पर देखने को मिलता है। अतः इस डिजीज को हम ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट कहते हैं। दूसरा आता है येलो रस्ट ऑफ वीट, गेहूं का पीला कीट रोग। ये जो गेहूं का जो पीला कीट रोग है, इसको एक नाम हो जाएगा स्ट्रिप डिजीज या स्ट्रिप रस्ट। तो ये जो येलो रस्ट डिजीज होता है, ये सामान्यतः जो लीव्स होती हैं, जो वीट की लीव्स होते हैं, लीफ शीथ होते हैं, क्लम्स होते हैं, उन पार्ट्स में ये डिजीज देखने को मिलता है। और इस डिजीज के कारण से क्या होता है, जो लीव्स की जो टिश्यूज होते हैं उनमें इन्फेक्शन होता है, यूरिडोसोरस का निर्माण होता है और यूरिडोसोरस का निर्माण होने के कारण से वहां पर क्लोरोसिस की प्रोसेस हो जाता है, क्लोरेटिक हो जाता है, जिसके कारण से वहां पर येलो स्पॉट्स भी वहां पर देखने को मिलते हैं। और ये जो येलो स्पॉट्स है वो धीरे धीरे क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाते हैं और साथ साथ इरेगुलर रूप से आपस में क्या होता है, जॉइंट हो जाते हैं और वो स्ट्रिप का रूप धारण कर लेते हैं। तो ये जो डिजीज है, इस प्रकार से इस डिजीज का जो पैथोजेंस होता है येलो रस्ट का होता है पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस। क्या इसका पैथोजन, पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस। ये जो डिजीज है भारत के नॉर्दर्न इंडिया है और पहाड़ी भाग है, नीलगिरी है, जो पहाड़ियां हैं वहां पर ये डिजीज सामान्य रूप से देखने को मिलता है। इसी प्रकार जो ब्लैक रस्ट है, जो ब्लैक रस्ट इंडिया के जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग के साथ साथ उत्तरी भारत की जो पहाड़ी भाग है वहां पर ये डिजीज सामान्य रूप से पाया जाता है। तीसरा जो डिजीज आता है ब्राउन रस्ट। जो ब्राउन रस्ट डिजीज है, इसका पैथोजन होता है पक्सिनिया रिकोन्डिटा। क्या है इसका पैथोजन, पक्सिनिया रिकोन्डिटा। तो ये जो डिजीज है इसको हम लीफ रस्ट के नाम से भी जानते हैं, पर्णकिट के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब कि ये जो डिजीज होता है, ब्राउन रस्ट डिजीज होता है, इन्फेक्टेड जो पार्ट होगा इसका लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं। सबसे ज्यादा जो इन्फेक्टेड पार्ट क्या होगी, लीव्स होगी, पत्ते होते हैं। पत्तियों के साथ साथ लीफ सीथ है, क्लम्स है, तो ये इसके माध्यम से भी ये संक्रमित होते हैं। और जो बनने वाले जिसके स्पोर्ट्स होते हैं वो स्पोर्ट्स का कलर कैसा होता है, ब्राउन टाइप के होते हैं, ब्राउन रस्ट टाइप के होते हैं। अतः इसको क्या कहता है, ब्राउन रस्ट कहा जाता है।
ये जो डिजीज है ये नॉर्दर्न इंडिया है के जो पार्ट्स होते हैं, विभिन्न भाग होते हैं, वह स्टेट्स होते हैं, वहां पर ये डिजीज सामान्य रूप से पाया जाता है। और डॉक्टर जोशी ने 1985 में बताया था कि जो सोनालिका किस्म होती है, सोनालिका वेराइटीज होती हैं, ये सोनालिका वेराइटीज इस ब्राउन रस्ट के प्रति क्या होता है, मोर ससेप्टेबल होती है। क्या होती है? सुग्राह्य होती है। इसमें ये डिजीज क्या होता है, आसानी से इनमें डिजीज उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से जो रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट है, रस्ट डिजीज के 3 फॉर्म्स होते हैं, और 3 फॉर्म्स के जो पैथोजेंस होते हैं वो तीनों के अलग अलग होते हैं। हम नेक्स्ट लेते हैं डिजीज सिम्टम, रोग के लक्षण। जो डिजीज की, जैसे मान लीजिए ये जो गेहूं व्हीट है, व्हीट का प्लांट है, इसमें इन्फेक्शन होता है, किसके माध्यम से होता है? एसीडियास के माध्यम से होता है। तो एसीडिया के माध्यम से इनमें प्राइमरी इन्फेक्शन हो जाता है, और प्राइमरी इन्फेक्शन होने के बाद में जो टिश्यूज होते हैं वो इंटर सेलुलर टिश्यूज होते हैं, क्या होते हैं, ग्रो करते जाते हैं। और ग्रो करते करते इनमें स्टेम पार्ट होता है, लीफ सीथ होते हैं, लीफ होते हैं, क्लम्स होते हैं, उन सभी भागों में क्या होता है, इस डिजीज का इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्शन होने के बाद में जो लीव्स की या स्टेम की जो एपिडर्मिस होते हैं, उसके नीचे क्या होता है, यूरिडोसोराई का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? यूरिडोसोराई का निर्माण हो जाता है। और यूरिडोसोराई का निर्माण होने के कारण से वो जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड हो जाती हैं। इलोंगेटेड होने के साथ साथ उनकी जो पास की जो मिडिल एमिला होते हैं वो क्या होते हैं, अपघटित हो जाते हैं। और बाद में जब ये जो एपिडर्मिस होती है, ये एपिडर्मिस होते हैं, एपिडर्मिस क्या होते हैं, रैप्चर हो जाती है, फट जाते हैं। और रैप्चर होने के बाद में वहां से यूरिडोसोराई या यूरिडोस्पोर्स क्या होते हैं, वो वहां से फ्री हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब वहां पर यूरिडोसोरस का निर्माण हो जाता है, यूरिडोसोराई का निर्माण होता है, उस दौरान इसका जो कलर होता है, शुरुआत में क्या होता है, कलर ब्राउन कलर के होता है। और जब ये जो यूरिडोसोरस का जहाँ निर्माण हो रहा है, धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर नई स्टेज स्टार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं टीलियल स्टेज। और जो टीलियल स्टेज जब स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर टेलेटोस्पोर्स का निर्माण होता है। तो जो टेलेटोस्पोर्स है, टेलेटो बीजाणु है, ये कौन से कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। अतः जो भाग पूर्व में जो यूरिडोस्पोर्स के दौरान ब्राउन कलर के होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, ब्लैक कलर में चेंज हो जाते हैं। किस कलर में चेंज रहेंगे, ब्लैक कलर में चेंज हो जाते हैं। क्यों हो रहे हैं? इसका कारण यही है कि यहाँ पर क्या होता है, ब्लैक कलर के यूरिडोस्पोर्स का निर्माण यहाँ पर होता है। अतः उस स्पोर्ट का कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक रंग के होता है। तो इस प्रकार से जो लीफ, जो क्या कहते हैं, स्टेम होता है, स्टेम में इस टाइप के डिजीज सिम्टम्स वहां पर देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से अगर वो डिजीज येलो रस्ट है, और येलो रस्ट है तो जो लीव्स होते हैं, लीव्स में क्या होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन होने के बाद में यूरिडोस्पोर्स का निर्माण होता है। और यूरिडोस्पोर्स का निर्माण होने के कारण से वहाँ के जो टिश्यूज होते हैं वो क्लोरोसिस हो जाते हैं। जो पत्तियां होते हैं उनमें येलो रंग के स्पॉट्स वहाँ पर बन जाते हैं। और साथ ही साथ जो लीफ शीथ होते हैं वो भी इसके द्वारा इफेक्टेड होते हैं। इसी प्रकार से जो ब्राउन रस्ट होगा, ब्राउन रस्ट में भी जब यूरिडोस्पोर्स का निर्माण होगा तो जो वहाँ पर जो कलर होगा उनका ब्राउन कलर का, भूरे रंग का वहाँ पर रस्टी स्ट्रक्चर वहां पर बन जाती है। इसे इसको क्या कहता है, ब्राउन रस्ट डिजीज हम कहते हैं। तो इस प्रकार से इस डिजीज के सिम्टम्स का हम अध्ययन करते हैं। जब प्लांट्स में विभिन्न पार्ट्स, लीफ सीथ है, आपका स्टेम है, लीफ है, क्लम्स हैं, अगर वहां पर इस प्रकार के सिम्टम्स अगर बन जाते हैं तो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कमजोर रह जाते हैं, ड्वार्फ रह जाते हैं। और उनमें जो बालियां होते हैं, बालियों की साइज भी प्रॉपर नहीं बन पाती। और उनके जो ग्रेन्स होते हैं, उन ग्रेन्स की जो साइज है, उनका वेट है, वो क्या होता है, जो हेल्दी प्लांट्स की तुलना में क्या होता है, कमजोर रह जाते हैं। तो इस प्रकार से इस डिजीज के कारण से इकोनॉमिक लॉसेस हम देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट हम लेते हैं पैथोजन, रोगजनक। जो इसका जो पैथोजन होता है, जैसे ब्लैक रस्ट डिजीज है, ब्लैक स्टेम रस्ट डिजीज है, तो उसका पैथोजन होगा पक्सीनिया ग्रेमिनीज वेराइटी ट्रिटिसेक। और यदि डिजीज येलो रस्ट है तो येलो रस्ट का जो पैथोजन होता है वो होता है पक्सीनिया स्ट्राइफोर्बिस। इसी प्रकार से ब्राउन रस्ट अगर डिजीज है, ब्राउन रस्ट डिजीज का पैथोजन होता है पक्सीनिया रिकॉन्डिटा। और
इसके बाद में आता है इसका क्लासिफिकेशन, पक्सीनिया का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। वही किंगडम प्लांट किंगडम आएगा, डिवीजन माइकोटा, सब डिवीजन यू माइकोटिना और क्लास बेसिडियोमाइसिटिस। तो ये जो पक्सीनिया एक प्रकार से बेसिडियोमाइसिटिस क्लास का क्या है, मेंबर है। ऑर्डर यूरिडिनेलिस, ऑर्डर क्या होगा, यूरिडिनेलिस, और फैमिली पक्सीनियेसी और जीनस पक्सीनिया, वेराइटी टेटिसाई, स्ट्राइपोर्मी, रिकोनिटा। तो इस प्रकार से हम इसका क्लासिफिकेशन हम करते हैं। दूसरा, ये जो फंजाई है, फंजाई बेसिडियोमाइसिटिस क्लास का मेंबर है, अतः यहाँ पर वो जो फंजाई का जो प्लांट बॉडी होते हैं माइसीलियल होते हैं, कवक जाल के रूप में पाए जाते हैं, फंगल हाइपे के रूप में पाए जाते हैं, सेप्टेट होते हैं और केंद्रिकी होती है। तो इस प्रकार से, और इसमें जो इसकी जो स्टेज होती है, इस फंजाई की स्टेज 5 स्टेज में इसमें कंप्लीट होती है। 5 स्टेज कौन कौन सी होती हैं? एक होती है इनकी यूरिडिल स्टेज, जिसमें यूरिडोस्पोर्स का निर्माण होता है। ये जो यूरिडोस्पोर्स होते हैं बायोन्यूक्लिएट होते हैं, द्विकोशिकीय होते हैं, और साथ ही साथ इसमें 4 जर्म पोर पाए जाते हैं। 2 लेटरल होते हैं, एक शीर्ष पर एक बॉटम पर। इस प्रकार से 4 इसमें क्या होते हैं, जर्म पोर इसमें पाए जाते हैं। तो ये इसकी यूरिडिल स्टेज होती है। उसके बाद में इसी जगह पर क्या होता है, टीलियल स्टेज स्टार्ट हो जाती है। ये जो टीलियल स्टेज होते हैं, इस टीलियल स्टेज में क्या होता है, टेलोटोस्पोर्स का निर्माण होता है। ये जो टेलोटोस्पोर्स होते हैं, बीजाणु होते हैं, ये प्रारंभ में द्विकोशिकीय होते हैं और द्विकेंद्रिकीय होते हैं। केंद्रों को आपस में क्या होता है, इनमें संयुग्मन हो जाता है, और संयुग्मन होने के बाद में ये द्विकोशिकीय और एक केंद्रिकीय संरचना बन जाते हैं। इसमें भी 2 क्या पाए जाते हैं, जर्म पोर पाए जाते हैं। एक जो कोशिका होती है उसकी टॉप पर पाया जाता है, और दूसरा दोनों कोशिकाओं का जहाँ पर मिलन होता है, जो ज्वाइंट जो मेम्ब्रेन होती है, वहां पर ये स्पोर्स जर्म पोर यहाँ पर पाए जाते हैं। और इस प्रकार से जो टेलोटोस्पोर्स क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं, बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण करते हैं। ये जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं, ये बेसिडियोस्पोर जो अल्टरनेट होस्ट होता है, वो अल्टरनेट होस्ट पर क्या होता है, वहां पर पहुंच जाता है। और अल्टरनेट होस्ट में पहुंचने के बाद, जैसे कि यहाँ पर मैंने बारबेरी स्पीशीज की जो लीव्स हैं, उसका ट्रांसफर सेक्शन मैंने दिखाया। तो ये जो ट्रांसफर सेक्शन बारबेरी लीव्स है, ये अपर सरफेस है और ये लोअर सरफेस है। तो जो अपर सरफेस है, यहाँ पर तो पिक्निडियल स्टेज स्टार्ट होती है, लोअर सरफेस में एचिडियल स्टेज स्टार्ट होती है। जो पिक्निडियल स्टेज होती है, वहां पर क्या होती है, पिक्निडियम कप नुमा संरचना बन जाती है। इसमें 2 प्रकार के सेल्स होती हैं, या एक तो रिसेप्टिव हाइपे के रूप में होती है, जो ग्राही हाइपे बन जाते हैं, और साथ ही साथ इसमें स्पर्मेशिया का निर्माण हो जाता है। ये जो स्पर्मेशिया होते हैं, ये स्पर्मेशिया या पिक्निडियोस्पोर्स भी हम कहते हैं। ये पिक्निडियोस्पोर्स क्या होता है, हवा के माध्यम से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, या एक बारबेरिकी से दूसरे बारबेरिकी वहां पहुंच जाते हैं। और ये जो रिसेप्टिव हाइपे होते हैं, रिसेप्टिव हाइपे द्वारा क्या होता है, इनको ग्रहण कर लिया जाता है। और ग्रहण करने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, कोशिकाओं का फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, और फर्टिलाइजेशन के बाद में जिसका माइसीलियम ग्रो करता है और लोअर सरफेस की तरफ पहुंच जाता है, और ये एसिडियल कप का निर्माण करते हैं। एसिडियल कप में इस प्रकार से जो एसिडिया होते हैं, आपस में डिसजंक्शन जो सेल्स होते हैं, जो आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, वो 2 कोशिकाओं के माध्यम से क्या होता है, आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और बाद में जब डिसजंक्शन सेल क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं, तो ये जो एसिडिया होते हैं वो पृथक हो जाते हैं। और पृथक होने के बाद में जो एसिडिया होते हैं, जब प्लांट की शोविंग की जाती है, सीड्स ग्रो करते हैं, प्लांटलेट का निर्माण होता है, उसी दौरान क्या होता है, ये एसिडिया भी क्या करते हैं, जर्म ट्यूब का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, अंकुरण करते हैं, और जर्म ट्यूब के माध्यम से ये क्या करते हैं, प्लांट्स को इन्फेक्ट कर देते हैं। और इस प्रकार से इनकी जो डिजीज की जो साइकिल होती है, वो रेगुलरली चलती रहती है। तो ये जो डिजीज की ये पैथोजेंस के बारे में है। फिर नेक्स्ट आता है डिजीज साइकिल, इटियोलॉजी। इस रोग का किस प्रकार से आवर्तन होता है, किस प्रकार से इसकी डिजीज की साइकिल चलती है। तो इसका जो पैथोजेंस होता है, एक प्रकार से एक तो एयरबोर्न होता है। एयरबोर्न मतलब जो यूरिडोस्पोर्स बनते हैं, वो यूरिडोस्पोर्स सेकंड इन्फेक्शन का कार्य जो करते हैं, एयरबोर्न टाइप में करते हैं। और एसिडिया भी क्या होते हैं, एसिडिया भी जो बारबेरी स्पीशीज बनते हैं, वो भी क्या होते हैं, हवा के माध्यम से क्या होते हैं, प्लांट्स तक पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से
ये एक प्रकार से एयरबोर्न डिजीज है। दूसरा, इसमें इस डिजीज के फैलने में जो इम्पोर्टेंट रोल होता है कलेक्टरल होस्ट और अल्टरनेट होस्ट, दो प्रकार के होस्ट होते हैं, इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो कलेक्टरल होस्ट होते हैं, जो संपार्श्विक होते हैं, इसमें वो प्लांट्स होते हैं जो मेन क्रॉप्स के साथ साथ उसी सीजन में क्या होते हैं, ग्रो करते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो वीड्स होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के खरपतवार होते हैं, इनको हम कलेक्टर होस्ट के तहत हम रख सकते हैं। जैसे कि जो विभिन्न प्रकार के जो सिंगोपोगोन है, एंड्रोपोगोन है, ये जो ग्रासेज होते हैं, ब्रोमस है, एग्रोपायरन है, तो ये जो ग्रासेज होते हैं, ये ग्रासेज एक प्रकार से इस पैथोजन के लिए कलेक्टर होस्ट के रूप में कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि जो पैथोजन जो फंजाई पक्सीनिया है, पक्सीनिया का मेन होस्ट तो क्या है, वीट है, और वीट के साथ साथ जो अदर जो क्रॉप्स उगी रहते हैं, वीड्स उगी रहते हैं, वो ये जो सिंगोपोगोन, एंड्रोपोगोन, एग्रोपायरन, ब्रोमस, इस प्रकार की जो स्पीसीज की जो वीड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, एक प्रकार से इसके कलेक्टर होस्ट के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा होता है अल्टरनेटिव होस्ट। अल्टरनेट होस्ट मतलब एकांतरित प्रपोजी। एकांतरित प्रपोजी के तहत वो होस्ट आते हैं जिसमें पैथोजेंस जब मुख्य क्रॉप प्रेजेंट नहीं रहती है, मतलब मुख्य क्रॉप नहीं होती, उस दौरान क्या करते हैं, इसका जो अदर जो होस्ट होता है, अल्टरनेट होस्ट होता है, वहां पर एक अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जैसे कि पक्सीनिया ग्रेमिनिस वेराइटी है, हम उसको देखते हैं, तो वहां पर उसका जो अल्टरनेट होस्ट होता है वो होता है बारबेरिस स्पीसीज। क्या होता है उसका, बारबेरिस स्पीसीज। इसी प्रकार से जो ब्राउन रस्ट डिजीज है, इस ब्राउन रस्ट डिजीज का भी अल्टरनेट होस्ट होता है थैलिक्ट्रम। क्या होता है इसका, ब्राउन रस्ट का तो थैलिक्ट्रम होता है, और जो ब्लैक रस्ट है उसका बारबेरिस स्पीसीज होती है। येलो रस्ट का अभी तक कोई ऐसा कोई अल्टरनेटिव होस्ट नहीं खोजा गया जिसके बारे में हम जानते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कलेक्टरल होस्ट और अल्टरनेट होस्ट क्या करते हैं, एक प्रकार से इस पैथोजेंस को सरवाइव करने में मदद करते हैं। फिर डिजीज साइकिल हम देखते हैं कि इस डिजीज का इन्फेक्शन कब होता है। जो ब्लैक रस्ट डिजीज है, ब्लैक रस्ट डिजीज के पैथोजेंस पहाड़ी एरिया जो होते हैं, उन पहाड़ी एरिया में क्या होते हैं, साल भर वहां पर उपस्थित है। उसका रीजन ये है कि जो पहाड़ है वहां पर ये बारबेरिस स्पीसीज के जो अल्टरनेट होस्ट होते हैं वो वहां पर पाए जाते हैं। तो वहां पर एक प्रकार से पिक्निडियल और एसिडियल स्टेज के माध्यम से क्या करते हैं, ये लाइफ टाइम क्या होते हैं वहां पर सर्वाइव करते रहते हैं। और जब पहाड़ी भागों में, क्योंकि पहाड़ों पर जो गेहूं की जो सोविंग की जाती है, पूर्व में अर्ली सोविंग की जाती है, तो वहां पर क्या करते हैं, ये अल्टरनेट होस्ट से उनको इन्फेक्ट कर देते हैं। और जब मैदानी भागों में जो हवाएं चलती हैं, उत्तर भारत से जब मैदानी भागों की ओर हवाएं चलती हैं, तो मतलब मध्य भारत की ओर हवाएं चलती है, तो उस दौरान ये जो यूरोस्पोर्स वहां पर बन जाते हैं, ये यूरोस्पोर्स हवा के माध्यम से कहाँ पहुंच जाते हैं, मैदानी भागों पे पहुंच जाते हैं, और वहां पर उन प्लांट्स को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से इसका डिजीज की साइकिल चलती रहती है। फिर नेक्स्ट आता है अपना डिजीज मैनेजमेंट, रोग नियंत्रण, डिजीज कंट्रोल। डिजीज नियंत्रण हम देखते हैं कि जो पहला तो हमें जो पता है कि जो डिजीज कब हो रहा है, डिजीज का एक प्रकार से जो प्लांट्स की जो सोविंग की जो साइकिल होती है, या जो गेहूं के जो हम क्रॉप लाते हैं उसकी जो साइकिल होती है, साइकिल को क्या करना, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कैसे कि किसकी जो मैदानी भाग है, मैदानी भागों में क्या करना पड़ेगा, अर्ली सोविंग करनी पड़ेगी। तो अगर अर्ली सोविंग अगर हम करते हैं, तो जब जनवरी फरवरी के महीने में जो उत्तर भारत से जो हमारे मैदानी पर चलते हैं, उस दौरान अगर ये प्लांट मैच्योरिटी पर स्टेज पर अगर प्रवेश कर जाएंगे, तो उस दौरान वो जो यूरोस्पोर्स होते हैं, वो यूरोस्पोर्स में अटैक नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम अर्ली सोविंग कर करके यूरोस्पोर्स से होने वाला जो सेकेंड इन्फेक्शन है, इस सेकेंड इन्फेक्शन को हम रोक सकते हैं। दूसरा, इसका जो कलेक्टरल होस्ट और अल्टरनेट होस्ट, ये जो दोनों प्रकार के जो होस्ट हैं, जो कि इस पैथोजन को सर्वाइव करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, इनको क्या करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए, कलेक्ट करके इनको नष्ट कर देना चाहिए, बर्न जला देना चाहिए, ताकि इसको सर्वाइव करने के लिए किसी दूसरे प्रकार के होस्ट वहां पर उपलब्ध नहीं हो।
तीसरा एनपीके, ये जो मैन्यूर होते हैं, ये जो खाद होते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस के लिए, इनके रेशियो का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो रेशियो है, इनका जो रेशियो होता है, इस रेशियो को कंट्रोल करके हम इस प्लांट्स को ससेप्टेबल होने से बचा सकते हैं। ऐसा माना गया है कि नाइट्रोजन उर्वरक जो होता है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का अगर हम अधिक उपयोग करेंगे तो वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, इन प्लांट्स को, वीट क्रॉप्स को क्या करते हैं, ससेप्टेबल बनाते हैं। किसके प्रति? पक्षीने के प्रति। जबकि पोटेशियम जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, पोटेशियम मैन्यूर जो होते हैं, इन पोटेशियम मैन्यूर्स का अगर हम अधिक उपयोग करें तो ये जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स को इस पैथोजेंस के प्रति हम रेसिस्टेंट बना सकते हैं। तो इस प्रकार से एनपीके जो फर्टिलाइजर्स मैन्यूर्स है, इनका हम उचित रेशियो में उपयोग करते हैं, प्लांट्स को डिजीज होने से हम बचा सकते हैं। फिर नेक्स्ट उसके बाद आता है केमिकल स्प्रे। जब डिजीज हो जाता है, डिजीज होने के बाद में या प्रिवेंटिव के रूप में उन प्लांट्स को पैथोजन से सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं, इनका अगर स्प्रे किया जाए तो डिजीज से होने वाली हानि को हम बच सकते हैं। जैसे प्लांट वैक्स है, बीटा वैक्स है, सल्फर है, इस प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं, इन केमिकल्स का स्प्रे अगर हम करें तो इस पैथोजन से होने वाली जो हानि है, इस पैथोजन होने वाली हानि को हम कम से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटीज। जो डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटीज हैं, इसकी जैसे DBW 17 है, TB 550 है, लोकोन 1 है, इस प्रकार की जो वेराइटीज होते हैं, इन इस वेराइटीज का अगर हम शोविंग के लिए अगर उपयोग करें तो इस पैथोजन से होने वाली जो हानि है, उस हानि को हम कम से कम कर सकते हैं। इस प्रकार से हम जो रस्ट डिजीज ऑफ वीट का हम अध्ययन करते हैं। थैंक यू।